माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वांग जी आज अपने क्लास में कुछ बच्चों को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है क्योंकि वो बच्चे वांग जी को बुली कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वांग जी ने उस बच्चे के बात नहीं मानी थी। और जब वो क्लास से बाहर निकला था तो वांग जी को वो बच्चे बहुत बुली करते हैं। वांग जी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो इसका 13वां स्कूल है जहाँ पे उसने ये हरकत करी है। वांग जी को ऑफिस बुलाया जाता है जहाँ पे डायरेक्टर वांग जी को सीधे सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब वांग जी घर आता है तो उसके सामने में उसकी गगा लैन सिचेन खड़े थे और उसके अंकल और उसकी मॉम खड़ी थी। अंकल किरण के हाथ में एक हंटर था जो कि सीधे वांग जी के ऊपर प्रहार करती है। वांग जी ना चाहते हुए भी एक ही प्रहार में नीचे घुटनों पे बैठ गया था और उसके अंकल उसके ऊपर हंटर बरसाना चालू रखते हैं। वांग जी बिना कुछ बोले चुपचाप मार खा रहा होता है। लैंसी चैन भी कुछ नहीं बोलता और अपनी आंखों को बंद करके ऊपर कमरे में चला जाता है। और उसकी मॉम वहां से उठ करके पियानो बजाने के लिए चली जाती है। इससे उसे लग रहा था कि शायद म्यूजिक दर्द को कम कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वांगजी के अंदर गुस्सा और नफरत दोनों बढ़ते जा रहे थे, अपने अंकल के लिए, अपनी मॉम के लिए और अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद वांगजी ऊपर आता है, हाँ करके पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी मॉम ही वहाँ आती है और उसके बैग में वो सारे ऑर्नामेंट्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने घर से बेदखल करना होगा और तुम्हें ना चाहते हुए भी हमें और तुम्हें जो रिश्ता है हमारा उन सब से वंचित रहना पड़ेगा। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से वो दवाई को लगवा रहा होता है। कुछ दिन के बाद वो जब हील हो जाता है तो वो वापस से उसकी मॉम एक वकील की एडवर्टाइज देता है कि ये अंकल तुम्हारे फादर के लीगल डॉक्यूमेंट्स को संभाले हुए हैं और ये तुम्हारे लीगल एडवाइज़र भी है। अगर इन फ्यूचर कभी फंस जाओ या स्टक हो जाओ तो तुम इनसे सलाह ले सकते हो। वो वकील और कोई नहीं, न्यूमिंजे था। न्यूमिंजे एक कार्ड देता है और उसे और कहता है किडो, अगर इन फ्यूचर कोई भी लीगल या इलीगल इशू हुआ तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना, ठीक है ना। उसके चले जाने के बाद लैनी वांगजी से कहती है, वांगजी हमने तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दिया है और हम तुम्हें ह्यूनमेंग भेज रहे हैं। तुम ह्यूनमेंग जाकर के पढ़ाई कंप्लीट करोगे बाकी का। और अगर इस बार तुमने ये कंप्लीट नहीं करा, अपनी ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं करा, तो ये लास्ट चांस है। हम तुम्हें अपनी जायदाद से, अपने नाम से, हर जगह से तुम्हें बेदखल कर देंगे। और इतना बोल करके उसकी मॉम उसके बैग को सामने कर देती है और वहाँ से बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली जाती है। वांग जी उस बैग को लेकर नीचे आता है जहाँ पे लैंस चैन उसका वेट कर रहे होते हैं। वो जब आता है तो उसके अंकल आते हुए कहते हैं, अगर तुमने इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया तो इस घर की दहलीज लांघना मत, उधर ही रह जाना और अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। हम समझ जाएंगे कि तुम हमारे लिए मर चुके हो। ये सुनकर वांग जी के जो अंदर का जो इंसान थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो खत्म हो गया था और वो अंकल को एक ईविल स्माइल करते हुए बस वहाँ से निकल जाता है। लैंस चेन वांगजी को लेकर के यूनमिग आते हैं और आ करके सारा प्रोसीजर को फॉलो कर करके वांगजी के लिए एक रूम जो उसका था उसको हायर कर देते हैं और वहाँ पे सारे सामान को शिफ्ट करके और वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर के वांगजी से सीचन कहते हैं, वांगजी मैं तुम्हें कॉल करता रहूँगा, भले ही पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पता नहीं मॉम को क्या हुआ है, मॉम को क्यों नहीं दिखता है तुम्हारा पेन। इस पे वांगजी कहता है, किसी को मेरा पेन नहीं दिखता है गगा, किसी को भी नहीं, आप निश्चिंत रहें, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा तो यकीन मानिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं बिल्कुल सही हूँ। और इतना बोल करके वो लैंस सिचन को हक करता है एंड देन वहाँ से वो चला जाता है। वांग जी जो कि खुद एक बैडास बॉय बन चुका था, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ से क्या स्टार्ट करेगा और यहाँ पे उसे कैसे सरवाइव करना पड़ेगा।
आज वांग जी का फर्स्ट डे होने वाला था कॉलेज में, इसीलिए वो आकर के आराम से लेट जाता है ताकि कल से वो अपनी क्लास को अटेंड कर सके। सारा सामान को एडजस्ट करने के बाद वो जैसे ही वहाँ पे लेटता है, वैसे ही वहाँ पे उस रूम में एंट्री होती है एक शख्स की, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग था। विंग जब उस रूम में आता है तो उस रूम की हालत देखता है तो उसे थोड़ा-सा निराशा होता है और वो आते शिकायत करते हुए कहता है, "कगा, ये किस तरह का रूम है? ये बहुत गंदा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या ज़रूरी है कि हम हॉस्टल में रहें? हम घर से भी तो आ जा सकते हैं ना?" उसकी बात सुन कर के जियांग कहता है विंग से, "ऐसा नहीं है किडो, तुम क्यों बेवजह पंगे लेते रहते हो किसी भी चीज़ से। देखो हॉस्टल का रूम ऐसा ही रहता है, अगर तुम्हें एडजस्ट नहीं करने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो हम घर चलते हैं। इस पे विंग कहता है, रहने दो, आ ही गए हैं तो अब रह ही जाते हैं। तभी वहाँ पे सामने वाले बेड पे वांग जी को बैठे हुए देखता है। वांग जी जल्दी-जल्दी से अपने शर्ट्स वगैरह को ठीक कर लेता है क्योंकि वांग जी के हाथ पे टैटूज़ बने हुए थे। तो बहुत सारे लोगों को टैटूज़ पसंद नहीं होते ना, इसलिए वो सब कुछ छुपा लेता है, एकदम जेंटलमैन बन के बैठ गया हुआ था। जियांगचंग उससे कहता है, "तो तुम क्या विंग के रूममेट होने वाले हो?" वांग जी पोलाइट वे में आंसर करता है, "हाँ, मैं विंग का रूममेट होने वाला हूँ। और आप?" तो जियांगचंग कहता है, "मैं इसका गगा हूँ। हाँ, मेरे भाई का ख्याल रखोगे ना? हुँ?" वांग जी विंग को देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट अडोरेबल लग रहा था और उसे देखकर वो कहता है, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूँगा, अपनी जान से भी ज़्यादा।" इस पे जियांगचंग कहता है, "हाँ, बिल्कुल, और अगर ऐसा नहीं किए, तुम फेल हो गए, तो फिर तुम्हें पनिश मिलेगी।" वांग जी कहता है, "पनिश? हाँ, तो फिर तो मुझे इसका ख्याल रखना बनता है ना सर।" और इतना बोल कर के वो विंग को देख रहा होता है। जियांगचेंग, विंग दोनों मिल कर के अपने सारे सामान को एडजस्ट करता है और वांग जी बस टुकुर-टुकुर विंग को देख रहा होता है। सब कुछ एडजस्ट कर देने के बाद जियांगचेंग उन दोनों के लिए खाना लाने के लिए चला जाता है और विंग उसके पास टेबल लेके आके बैठता है और आते ही कहता है, "अर्गगा, क्या आप सच में मेरे रूममेट होने वाले हो?" तो वांग जी कहता है, "देखो, हम रूममेट्स हैं तो तुम मुझे अर्गगा क्यों बुला रहे हो?" इस पे विंग कहता है, "माना कि हम क्लासमेट, बैचमेट सब कुछ होने वाले हैं, पर आप मुझसे बड़े हो ना?" वांग जी को याद आता है, हाँ भाई हाँ, उसका 13वां कॉलेज जहाँ पे वो सबको कूट-पीट के बराबर कर चुका था और ये इसका 14वां कॉलेज था। इसीलिए तो उसे याद आता है कि हाँ, वो विंग से 3 साल बड़ा तो है। फिर वो कह देता है, "ओके, तुम मुझे बुला सकते हो।" विंग स्माइल करते हुए कहता है, "थैंक यू सो मच, पर मैंने सुना कि यहाँ पे बुलीज़ बॉयज़ बहुत हैं। क्या वो हमें भी रैगिंग करने वाले हैं? मुझे बहुत डर लगता है इन सभी चीज़ों से।" वांग जी विंग के बालों को खराब करते हुए कहता है, "डोंट वरी, मेरे रहते हुए कोई तुम्हें बुली कर ही नहीं सकता, है ना किडो?" विंग कहता है, "ओके, थैंक यू।" और इतना बोल करके वो स्माइल करता हुआ अपने बेड पे आ जाता है। जियांग चिंग, जो कि उन दोनों के लिए खाना लाने गया हुआ था, वो लाता है और वो तीनों खाना खाते हैं और जियांग चिंग वांग जी को लास्ट वार्निंग देते हुए वहाँ से वो चला जाता है। वांग जी अपनी बेड पे लेटा हुआ था और विंग अपनी बेड पे लेट करके और वो बुक रीड कर रहा होता है, जो कि एक मंगा होता है। वांग जी उठ करके उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है, "क्या पढ़ रहे हो?" विंग भी उठ के बैठ जाता है और बुक दिखाते हुए कहता है, "मुझे मंगा पढ़ना बहुत पसंद है, आप पढ़ोगे?" इस पे वो कहता है, "उहुँ, मुझे पसंद तो नहीं है, तुम पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूँ।" विंग कहता है, "ओके, थैंक यू।" फिर विंग ज़ोर-ज़ोर से मंगा को रीड करने लगता है और वांग जी उस मंगा को सुन रहा होता है। वांग जी की आँखों में थोड़े से आँसू थे, जो कि उसके चिक्स पे थोड़े से आके लुढ़क गए थे और जब वो थोड़ा संडे हो गया था तो वो कहता है, "विंग?" विंग कहता है, क्या सच में प्यार जैसी कोई चीज़ होती है?" विंग किताब बंद कर देता और कहता है, "किस तरह का प्यार गगा?" वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है तो विंग उसकी आंखों में आंसू देख लेता है और विंग, जो कि पालथी मार के बैठा हुआ था, वो सीधे वांग जी के आंसू को वाइप करते हुए कहता है, "क्या आप दुखी हो? मैं आपको जादू की झप्पी दूं?" और इतना बोल करके वो उसको गले लगा लेता है और गले लगाकर उसके बैग को सॉफ करने लगता है। वांग जी विंग से कहता है, "थैंक यू सो मच विंग, मेरी लाइफ में आने के लिए।" और इतना बोलकर उसे अपनी गोद में ले लेता है। विंग थोड़ा-सा अजीब फ़ील हो रहा था उसे और जब वो उठने की कोशिश कर रहा था तो वांग जी कहता है, "बैठे रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे हग करके रखो, क्योंकि सच में मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो मेरे साथ रह सके विंग।" तो विंग कहता है, "पर ऐसा क्यों गगा?" वांग जी कहता है कि मैं अपने स्कूल में बहुत ही डिसेंट बॉय हुआ करता था। लोग मुझे बुली करते थे, पर मैं घर पे कभी नहीं कहता था।
लोग मुझे कुछ भी कहते थे, मैं घर पे कभी जाके नहीं कहता था। लेकिन मेरे अंदर ना एक दिन ये सब सहने की क्षमता ख़त्म हो गई और एक दिन मैंने एक बच्चे को मारा, बहुत मारा, बहुत मारा और वो बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। जब मैं घर आया तो कंप्लेन आई और मेरे अंकल ने मुझे बहुत मारा। मेरी मॉम मेरे माइंड को रिलैक्स रखने के लिए म्यूजिक बजाने लगी और गगा ने मुझे बस इतना कहा कि नेक्स्ट डे मैं ऐसा ना करूं, पर मैं शांत नहीं हुआ। फिर मेरा स्कूल ट्रांसफ़र हुआ। कुछ दिन तो ठीक रहता, फिर उसके बाद यही सब कुछ रेगुलर होना स्टार्ट हो गया था। इस पे विंग कहता है, इसमें गलती आपकी नहीं है, ये सभी चीज़ों को आपने खुद मैनिफेस्ट किया, क्योंकि आप नए स्कूल में जाने से पहले हमेशा ये सोचते थे कि अगर मेरा वहाँ तबादला होता है तो क्या वहाँ पे भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, क्या मैं वापस से बुलीज बन जाऊँगा, या वो मुझे बुली करेंगे या फिर मैं उसे पीटूँगा। तो ये सभी चीज़ें तो आपने ही खुद अट्रैक्ट की है ना, क्या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है। वंग जी विंग के तर्क से शॉक था, क्योंकि विंग ने जो भी बोला था गलत कुछ भी नहीं बोला था। और वो वांग जी विंग के कानों में कहता है, तो क्या मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ विंग। विंग थोड़ा सा साई फील करते हुए कहता है, कगा मैं मैं कैसे कह सकता हूँ, आप करके देखो। और इतना बोल करके वो वहाँ बैठ जाता है। वांग जी और विंग रात भर बातें करते हैं और एक ही बेड पे दोनों सो जाते हैं। वो आराम से सोए हुए थे। वांग जी का टांग विंग के टांगों के ऊपर था और विंग को चाँप चुप के सोया हुआ था। सुबह में जब विंग की नींद खुलती है तो देखता है कि हाय, उसकी कमर हाथ बैंड बजी पड़ी है और वो कहता है, हर गगा आप बहुत ज़्यादा हैवी हो, अपने हाथों को हटाओ मेरे ऊपर से, वरना मेरी कमर की बैंड बज जाएगी। वांग जी उठ के थोड़ा सा साइड हो जाता है और कहता है, आई एम सो सॉरी विंग, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं तुम्हारे साथ सो गया, मैं अपने बेड पे जाता हूँ। और इतना बोलकर वांग जी अपने बेड पे आ जाता है सोने के लिए। फिर विंग हमारा आराम से सो जाता है। 8 बजे दोनों उठ करके बारी बारी से दोनों फ्रेश होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं जो कॉलेज का रहता है, पहन करके अपना बैग वैग ले करके आते हैं और इत्तेफाक से दोनों एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट के, सेम सब्जेक्ट था उन दोनों का, सेम ही था, लिए हुए थे और आते ही कि बैठ जाते हैं। क्लास स्टार्ट होता है और वहाँ पे स्कूल काउंसलिंग के कुछ बच्चे आकर के सबसे पहले सबको इंट्रो देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा था, जो कि एक मंथ लेट था पर फिर भी न्यू बैच स्टार्ट हो चुका था। सभी लोग इंट्रो देते हैं और विंग भी इंट्रो देता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, उसके बगल में नी हुसैंग भी था, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो वो दोनों को बुलाते हैं और दोनों को बुला करके उन दोनों को रैगिंग करने के इरादे से उसने बुलाया था। वीन चाओ जो कि उस कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक का बेटा था और सबसे ज़्यादा अमाउंट उसके फादर ने ही पे किया हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे वीन चाओ की थोड़ी ज़्यादा चलती थी। सुलियान सुलियान आते ही विंग को गंदे तरीके से टच करते हुए कहता है, तो हे क्यूटी, क्या तुम हमारे लिए एंटरटेनमेंट का पैकेट बनना चाहोगे। सुलियान की बात सुनकर के विंग को समझ नहीं आता और वो कहता है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। शूलियान कहता है, मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुन करके वांगजू को इतना गुस्सा आ रहा था, वो बस चुपचाप अपनी हाथों को मुट्ठी को टाइट किए हुए था और बस बर्दाश्त कर रहा था। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने किस अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा के रखा है, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सोलियान हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारे जैसे पिद्दी का भी कोई बॉयफ्रेंड होगा क्या। तभी वांगजी कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो मुझसे सामना करना पड़ेगा, और रही बात किसकी तो मैं करता हूँ। इतना बोल करके वांग जी सीधे आता है, विंग को बैक करता है और वो सी लियांग के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग तो अलग ही अपने दोनों हाथों को मुंह पे रख के हाँ करके वांग जी को देख रहा था। विन चाओ भी देख रहा था, क्लास के जितने बच्चे थे सब देख रहे थे और सू लियान गिरते पड़ते साइड हो जाता है और खुद को लिप्स को साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी तो मैंने उसे कहा था ना कि तुम्हें। वांग जी दोबारा से विंग के हाथों को ऊपर करते हुए कहता, मैंने कहा ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो दूर रहना इससे। इतना बोलकर उसे खींच कर ले आता और बिठा देता है। विंग को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, क्योंकि अचानक से वांग जी ने उसको एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रो दे दिया था। उसके बाद नीहिसंग भी डर के मारे आके बैठ जाता है, लेकिन सूलियन का गुस्सा ठंडा नहीं होता है और वो सीधे आता है और बोतल से पानी खोल कर विंग के ऊपर उड़ेल देता और कहता है, किरो
मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसे इसकी सज़ा तो तुम दोनों को मिलेगी। और इतना बोल करके सूलियन कुछ और करता उससे पहले ही सारे टीचर्स आ गए थे। बेंचा और सारे लोग अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं और क्लास स्टार्ट होता है। सब लोग अपना अपना इंट्रो देते हैं। इंट्रो देने के बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऐसे करते हुए एक क्लास ख़त्म होते ही, क्योंकि उसके बाद जब वो लोग कैंटीन एरिया में आते हैं खाना खाने के लिए, वांगजी और विंग सभी लोग खाना खाने के लिए लगे हुए थे। विंग भी जब अपना प्लेट लेकर आ रहा होता है तो सूलियान पैर टकरा देता है और विंग का सारा प्लेट गिर जाता है, जिसे देखकर वांगजी को वापस से गुस्सा आ रहा होता है और वो सूलियान को मारने के आने वाला होता है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ के इशारा करता है कि प्लीज़ मत करो, मत करो, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, प्लीज़। वांगजी चुपचाप से बैठ जाता है और अपना खाना विंग को वो दे देता है खाने के लिए। और जैसे-तैसे करके वो दोनों उतना ही खाना में खा लेते हैं। फिर जो खाना मिस्ट हुआ था वो सारा खाना विंग उठा कर के डस्टबिन में डालकर प्लेट को सिंक में डालकर आ जाता है। उसके बाद जब वो बाहर आता है तो नीजंग उसके पास आते हुए कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग पुलिस बॉयज़ के गैंग के मेंबर्स हैं और मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे डर लगता है। तो विंग कह देता है, ठीक है, और वो तीनों एक साथ रहने लगे थे। तभी उस दिन एक और शख्स की एंट्री होती है उस कॉलेज में, जो कि सोयांग था। और वो सोयांग नी हेसेंग के कमरे में उसका रूममेट बना था। सोयांग आता है और नी हेसेंग के साथ बैठ जाता है और बात-वात करता है, फिर अपना सामान वगैरह एडजस्ट करता है। फिर सब कुछ कर लेने के बाद नी हेसेंग सोयांग को लेकर के वांगजी के पास आता है। फिर वो चारों दोस्त बन गए थे और बहुत अच्छे से वो शाम को वो एंजॉय करते हैं। कॉलेज के बाहर तो जाना था नहीं, क्योंकि अभी जस्ट उन लोगों की एंट्री हुई थी, इसी वजह से वो लोग अपने रूम में ही थोड़ा-सा मस्ती करते हैं म्यूज़िक से और फिर मैगी बना के खाते हैं, 2 मिनट वाली मैगी, और एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन कॉलेज में वापस से सूलियन ने सोच लिया था कि वो न्यू स्टूडेंट को रैगिंग करेगा। इसी वजह से वो सुयांग को बुलाता है वहाँ पे रैगिंग करने के लिए और वो उसे जानबूझ करके उसे कहता है कि ये डस्टर लो और ये डस्टर ले जा करके इस पे जितना भी सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है सबको मिटा दो। सुयांग को नहीं पता था कि ये मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैम और सर जो होते हैं लास्ट का वहाँ छोड़ के जाते ताकि कल उनके लिए अच्छा रहे। सुयांग वो सारा कुछ मिटा देता है और उसके बाद वो अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। जब मैम आती है क्लास लेने के लिए तो देखती है कि पूरा ब्लैक बोर्ड खाली है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पूछती है कि ये किसने करा। अब बहुत सारे लोगों ने देखा था तो वो सुयांग को सीधे सामने कर देती है। सुयांग जब सामने आता है तो मैम उसको बहुत ज़्यादा छड़ी से डंडे से मारती है, देन क्लास से डिसमिस कर देती है और फिर उसे कहती है टॉयलेट जाकर साफ करने को। ये सुन करके तो सुयांग शौक ही रह जाता है कि ब्लैक बोर्ड पर मिटाने की वजह से उसे टॉयलेट साफ करने का क्या रिश्ता है। सुयांग जो कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में डूबा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। वो बस चुपचाप अपना सारा जो बैग था वो पैक करके वहाँ रख देता है नी हेसेंग के पास और वो टॉयलेट साफ करने के लिए चला जाता है। जब लंच टाइम होता है तो नी हेसेंग और वांगजी और विंग तीनों को चिंता हो रही थी सोयांग को, तो वो आता है देखने के लिए सोयांग, जहाँ पे वो टॉयलेट को साफ कर रहा होता है एक एक करके सारे बाथरूम को। वो लोग जब उससे मिलने आ ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे पुलिस गैंग पूरे आ जाता है, जो कि वेन चाओ, शू से शूलियान सब था। और वो आते ही सबसे पहले तो वेन चाओ और शूलियान शुयांग के पास आता है और उसके सर पे स्केल से 2-3 बार हिट करते हुए कहता है, क्यों आ गई ना अकल ठिकाने? हाँ, अब तो तुम्हें याद रहेगा ना कि मुझसे पंगा नहीं लेना है। अगर तुमने दोबारा पंगा लिया तो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है, यू मिडिल क्लास फेलो। इतना बोल करके और वो उसके सामने में ही पी करना स्टार्ट कर देता है। सुयांग जिसने अभी जस्ट उस टॉयलेट को साफ करा हुआ था, जब वो पी कर लेता है तो वो सुयांग को उसमें धक्का दे देता है और कहता है इसे फ्लश करो। इतना सब देखने के बाद वांगजी को रहा नहीं जा रहा था और उसे मारने को जाने ही वाला था कि विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे इशारा करता है कि बस करो, छोड़ दो। उसके बाद सोलियान आता है और वो अपने गंदे हाथों से सीधे उस हाथ को वांगजी के ऊपर ऐसे हाथ को साफ करते हुए वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद वांगजी एक हाथ मारता है वॉल को एंड देन वो विंग को गुस्से से देखता है और वहाँ से तनतनाते हुए चला जाता है। विंग सबसे पहले तो वो वांगजी के पीछे जाना चाहता था, बट अभी वो सुयांग के पास आता है, जहाँ पे सुयांग रोते हुए कहता है कि क्यों, आखिर हम लोगों के साथ ये लोग बुली क्यों कर रहे हैं? हाँ, नी हेसेंग कहता है, मैंने सुना था
कि इन लोगों के फादर ना यहाँ पे ज़्यादा पीड करते हैं ना, इसी वजह से इन लोगों का यहाँ पे राउत चलता है। और ये लोग काउंसलिंग बॉयज़ के ग्रुप्स मेंबर है, तो इसके ग्रुप्स में जितने मेंबर्स हैं वो सब सेफ है, और जो नहीं है उनके साथ ये ऐसे ही बुली करते हैं और उनको परेशान करता है। सोयांग रोने लगता है और बैठ जाता है। नी हेसेंग भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ रुक जाता है और विंग वांगजी के पीछे आता है, जो कि टेरेस पे जा करके गुस्से के मारे चीख रहा होता है। पहली बार था जब विंग वांगजी को ऐसे चीखता हुआ देखकर डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। फिर भी वो घबराते हुए उससे कहता है, वांगजी प्लीज़ गुस्सा कम करो ना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। वांगजी जब विंग की वॉइस सुनता है तो उसके पास आता और कहता है, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया ना, यकीन मानो मैं ना उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं विंग, यकीन मानो मेरा तुम। विंग कहता है, मुझे कुछ कहाँ हुआ है, हम हाँ देखो मैं तो ठीक हूँ ना तुम्हारे सामने में। वांग जी विंग को गले लगा लेता है। उसके बाद वांग जी के बैक को विंग रब करता है और उसे शांत कराना स्टार्ट करा देता है। थोड़ी देर वो वहाँ पे बैठता है एंड देन बैठा रहता है। वांग जी उसके साथ बैठ जाता है और कहता है, देखना मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है, ठीक है मत छोड़ना, पर अभी हम चले क्या। इतना बोलकर वो लोग नीचे आते हैं एंड देन एक और जो क्लास बचा था वो लोग क्लास अटेंड करते हैं। अब ऐसे करते हुए कुछ दिन और बीत जाता है और वो जो बुलीज बॉयज़ थे वो अभी इन लोगों को चारों को परेशान नहीं करते हैं। अब कुछ दिन बाद प्री टेस्ट होने वाला था उस कॉलेज में, जिस वजह से सभी लोग एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे। विंग जो कि अपना बनाने में मगन था, वो चुपचाप आराम से सारा पेपर लिख लेता है और एक और पेपर का डिमांड करता है आंसर शीट को भरने के लिए। जब वो लोग देखते हैं कि ये मस्त होके लिखे जा रहा है और आंसर शीट का डिमांड कर रहा है, विन चाओ सीधा टीचर के सामने में ही उसकी पास आता है और उस सीट को ले लेता है और वहाँ पे विंग का नाम काट करके अपना नाम लिख के टीचर को दे देता है एंड देन वहाँ से जाने को होता है। तो विंग चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने, वो आंसर शीट मेरी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, हाँ। तभी टीचर उन दोनों को शांत करा देती है और विंचाओ से कहती है कि अपना वाला आंसर सेट इस लड़की को दे दो। विंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी बस सिर्फ 20 मिनट बाकी थे और 20 मिनट में वो कितना लिख पाता। विंचाओ एक इविल स्माइल करता हुआ वहां से चला जाता है। ना चाहते हुए भी विंग को एग्ज़ाम फुलफिल करना था, इसी वजह से जल्दी जल्दी से उस आंसर शीट को फिल करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उसके 4-5 क्वेश्चन रह जाते हैं बट वो फिल कर देता है। वांग जी जो कि इन सबसे बहुत लेस इंटरेस्ट था, वो विंग में से देख देख करके थोड़ा सा उसे फिल करते हुए दोनों चारों वो आंसर शीट को फुल करने के बाद बाहर आते हैं। वांग जी सीधे आता है और आते ही विन चाओ जो कॉरिडोर में एक लड़की के साथ हैंग आउट करने में लगा हुआ था, एक पंच धर देता है। ये पंच इन लोगों को लाइफ को 360 टर्न करने के लिए काफ़ी था। उसके बाद विंग वे और सोयांग और नीहसेंग वांग जी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। वेंजाओ अपने जबड़ों को सही करते हुए कहता है, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोल करके और वो प्लान बनाते हैं कि लोगों को परेशान कैसे करना है। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, सब कुछ हो चुका था और ज़्यादातर बच्चे को जो था वो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए बस एक दिन और रह गया था। सेक्शन बाय सेक्शन था, इसी वजह से एक एक दिन का गैप जा रहा था और इन लोगों का एग्ज़ाम एक दिन और होना बाकी था। वेंचाओ कहता है सुलियान से, सुलियान किसी भी तरीके से मैं इन लोगों को एग्ज़ाम देने तो नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना बोल करके वो लोग वांगजी और जो विंग और सुयांग और जो उसके कमरे में थे ना उस तरफ आते हैं। सुलियान जाता है सुयांग और नीहसेंग के कमरे की तरफ और वेंचाओ सू से आता है वांगजी के कमरे की तरफ। पहले तो नॉक नॉक करता है, जिस वजह से वांगजी की नींद खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। वो आवाज़ लगाता भी है कि क्या वार्डन है या कोई और है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं देता है। बांगजी उस डोर को ओपन करता है। सेम कंडीशन सुयांग के साथ भी था। सुयांग और निहजंग दोनों उठे थे पर सुयांग ने पहले कहा कि वो देखने जाएगा। तो वांगजी और सुयांग जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है, एक बोरा जैसा था वो उसके वांगजी के मुंह में फंसा करके और उसको 3-4 घूंसा मार करके साइड कर देता है और उसको नीचे धक्का दे देता है। सुयांग के साथ भी सेम होता है। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और अंदर आकर के वांगजी के बेड पे और विंग के बेड पर पी कर देते हैं। पी करने के बाद वो लोग वहाँ से जाने को होते हैं तो विंग उन लोगों को चीखते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने, हम यहाँ पे सोते हैं और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इस पे
विंचाओ कहता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें देखना है क्या बच्चों, हाँ। और इतना बोलकर विंग को लेकर के उसी बेड पे ऐसे उन लोगों को धक्का दे देता है। विंग उसी पी वाले बेड पे गिर जाता है और उसकी स्मेल से विंग को उल्टी जैसा होने लगता है, तो वो वॉमिट कर देता है। उसके बाद विंचाओ उसके बालों को उसी वॉमिट के ऊपर उसको ऐसे जैसे कर रहा होता है, तो वो गुस्से के मारे विंचाओ को पैरों पे दांत काट लेता है। वेंचाओ इसका बदला लेने के लिए विंग को बहुत मारता है। विंग के नाक से और लिप से बहुत खून आता है और उसको उसी उल्टी वाले जगह पे धक्का दे करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वांगजी को होश आता है तो सबसे पहले वो भागकर अंदर आता है। सेम हाल उन लोगों ने नी हिसेंग का भी किया था। विंग तो बेहोश हो गया था इसलिए उसको छोड़ देता है, लेकिन नी हिसेंग को तो उन लोगों ने इतना मारा था सर पे भी कि उसका सर फटा हुआ था। वो दोनों भागते हैं अंदर की तरफ और जब आते हैं तो देखते हैं कि उसकी दोनों के बेड पे सुसु करा गया है। एंड देन विंग उल्टी के ही ऊपर लेटा हुआ है बेहोशी की हालत में। वांग जी अपने दर्द का बिना परवाह किए विंग को गोद में लेता है और जो वार्डन में और हॉस्टल्स पे एक डिस्पेंसरी होती है वहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी सेवा वहाँ पे लेकर के भागता है। वहीं दूसरी तरफ सुयंग भी नी हिसेंग को लेके आया हुआ था और सुयंग के तो पैरों में भी चोट लगा हुआ था। वहाँ पे उन चारों का इलाज कराया जाता है और वांग जी ने ठान लिया था कि अगर वो एग्ज़ाम नहीं भी देता है या फिर फेल भी हो जाता है, लेकिन वो सूलियान से और वेन चाओ से बदला जरूर लेगा। उन लोगों का इलाज होता है और वो लोग रात भर वहीं रहते हैं। वांग जी जब विंग को देखता है कि उसका पूरा एक तरफ का गाल सूजा हुआ है, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, जिस वजह से उसे वीकनेस आ रही थी और वो लेटा हुआ था। विंग के बॉडी से सुसु वाली स्मेल आ रही होती है। वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ चढ़ा हुआ था, लेकिन वो अभी विंग को छोड़कर वहां से वो जा नहीं सकता था। कुछ भी हो जाए वो विंग को छोड़कर नहीं जा सकता था अभी, इसलिए वो अपने सारे गुस्से को घूंट पी करके वहां रह जाता है। सुयंग उसके पास आते हुए कहता है, वांग जी मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं, पर हम उसका शिकार क्यों बने, हर बार क्यों बने। हाँ तुम्हें पता है वांग जी, मैं पिछले स्कूल में था ना, वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे लोग बुली करते थे, पर मैं कभी किसी को जवाब नहीं दे पाया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, निये को उसने इतना मारा। मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए भी कोई स्टैंड ले, हमारे लिए भी कोई हीरो बने, कोई हमारा पुली पार्टनर बने। वांग जी क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिडिल क्लास फैमिली, और यहाँ पे इन लोगों को पता नहीं है कि वांग जी एक हाई क्लास फैमिली से है, लेकिन उसका अंकल खड़ूस है। तो वो कहता है, क्या हम मिडिल क्लास वालों की कोई लाइफ नहीं होती है, हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल और टॉक्सिसिटी के साथ क्यों होती है, जहाँ पे हमें हर चीज़ के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। वांग जी को इतना तेज गुस्सा आया हुआ था और कहता है, तुम्हें सच में बदला लेना है। स्वयं कहता है, हाँ मैं जो कहूँगा वो करोगे। स्वयं कहता है, हाँ मैं करूँगा। ठीक है फिर चलो मेरे साथ। और वो उस कमरे को आगे से ताला खिड़की पूरा पहले बंद करता है अंदर का पूरा सब ठो, और ताला मार करके और चाबी खुद अपने पॉकेट में रखता है ताकि विंग और नी हिसांग को कोई हार्म ना कर सके। फिर वो आता है गटर के पास। तो सुयंग कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं, कहता है इसके ढक्कन को ओपन करो, मुझे इसमें से कुछ पानी चाहिए। सुयंग कहता है, क्या ये सब करना जरूरी, कहता है फिर उसमें से एक बकेट गटर का पानी निकालता है और उसके बाद वो अलग आता है टॉयलेट। फिर टॉयलेट में से वो लोग कुछ पूप्स को पानी सहित निकालते हैं। एंड देन वो लेके लेके जा रहे होते। सुयंग को तो उल्टी आ रही थी। भंगजी कहता है, बदला जरूरी है या फिर ये ज़्यादा ज़रूरी है। सुयंग की आंखों में भी अब क्रोध की अग्नि झलक रही थी और वो कहता है, नहीं मुझे बदला चाहिए। इतना बोल करके वो लोग वही सेम ट्रिक आजमाते हैं। वो बचते बचते मेंटोर से और सबसे उसके कमरे के पास आते हैं, नॉक करते हैं दोनों कमरे को, और दोनों कमरा जैसे ही ओपन होता है वांग जी वेंचा के ऊपर पूप्स पूरा डाल देता है और सुयांग उसके ऊपर पूरा कीचड़, और उसके बाद वहाँ से वो कूद के भाग जाता है। भाग करके और वो ताला ओपन करके और विंग के पास आ जाता है, क्योंकि अब किसी ने देखा नहीं था, अचानक से आया पड़ा और भागा, तो किसी को पता ही नहीं था कि किसने करा और कैसे करा, और वो बाल्टी को वो लोग जंगल की तरफ फेंक देते हैं। ये सब कुछ हो जाता है हादसा, और उन लोगों को न चाहते हुए उस कमरे की खुद ही सफाई करनी पड़ती है। वेंचा पूरा पूप्स उठा करके फेंकता है, आई मीन की पोटी, और हमारा जो कीचड़ जितना भी स्कूल का गटर का जितना भी जाता था कॉलेज का, वो सारा चीज़, तो उन दोनों का कमरा वैसे भी बदबूदार हो चुका था, और इस तरह से उन दोनों ने अपना बदला ले लिया हुआ था। कल के दिन क्लासरूम में बेंचा और वो दोनों अपने कमरे की सफाई कर चुके थे, बट फिर भी पूप्स की स्मेल जाती थोड़ी है, वो भी एक बाल्टी पूप्स।
उनके बॉडी से बदबू आ रही थी और विंचा उनको चिढ़ाने के लिए और अभी तक सर नहीं आए हुए थे। कहता है, लगता है कोई आज बासी पूप्स करके आया है इसलिए इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है ना श्रेया। श्रेया कहता है, लगता है कोई यहीं पे खड़े खड़े पैंट में ही पॉटी करके बैठा हुआ है। छी, कौन हो सकता है वो। और इस तरह से उसको वो चिढ़ा रहा होता है। विंग, जिसके नाक पे बैंडेजेस लगे हुए थे और लिप्स के नीचे भी चिन पे लगा हुआ था और नी सिंह के सर में भी लगा हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम अगर नहीं देते तो रैंक नहीं जुड़ता और वो लोग फेल कर दिए जाते। जैसे तैसे करके दवाई का असर था, फिर भी वो लोग जैसे तैसे करके एग्ज़ाम देते हैं और लास्ट में वांग जी विंग को लेकर के वहाँ से जाने को होता है तो सूलियन और वेंचा उनके सामने आ जाता है। उसकी बॉडी से अभी भी कीचड़ और पॉटी की स्मेल आ ही रही होती है, जिस वजह से विंग को उल्टी होने लगता है और वो उसके सामने ही उल्टी कर देता है। वांग जी को तो मज़ा भी आ रहा था लेकिन विंग के लिए तरस भी आ रहा था, तो पहले वो विंग को थोड़ा दूर ले जा करके एक जगह अच्छे से बिठा देता है। एंड देन उसके पास आते हुए कहता है, क्या ये चाटना है या फिर दूर रहो हम लोगों से। स्वयं कहता है, मुझे पता है कि तुम ही ने किया है। वांग जी अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कहता, ओ तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि मैंने किया है। ओ बच्चों को डराया जा रहा है, सुयंग बोलता है। तो वांग जी हंसते हुए कहता है, सच में ये लोग खुद करते हैं इसलिए इनको लगता है कि ये दूसरे को भी बोल सकते हैं, अगर हम करते तो तुम्हारे सामने इतने हिम्मत से खड़े होते क्या। अब इसकी बात सुन करके सुयांग और वेंचाओ, सुयांग ने सूलियन और वेंचाओ दोनों कंफ्यूज कि हाँ भाई हाँ, अगर इन लोगों ने किया होता तो डर के मारे इनकी फटके हाथ में आ जाती, क्योंकि हर समय वो प्रवोक करते रहते हैं। पर पता नहीं क्यों वेंचाओ को वांगजी पे डाउट हो रहा था, इसलिए कहता है, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ते हैं। उसके बाद से जो वेंचाओ और सूलियांग था उसने वांगजी से कोई भी बदला उसके बाद नहीं लिया, ना ही उन लोगों ने परेशान किया ये सबक सीखने के बाद। तो इस तरह से उनका 6 महीने का और जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो जाता है और उन लोगों का स्कूलिंग का जो कुछ भी था वो कंप्लीट हो जाता है। फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी और वेंचा और जो सूलियन था वो वापस से कहता है कि इन लोगों का ये फाइनल है, इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि जाते-जाते इन लोगों के दिल में मेरा खौफ रहे। तो सूलियन कहता है कि तुम अब क्या करना चाहते हो? तो कहता है कि हो ना हो मुझे अभी भी डाउट है कि उस दिन उस रात को इन लोगों ने ही ऐसा कुछ किया होगा। तो इस पे सूलियन कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने भी देखा है और हमने भी कि वो हॉस्पिटल लेके उन लोगों को गए थे, तो तुम्हें लगता है कि ऐसे हालत में। तो वेंचाओ कहता है, सोचो ना कौन कर सकता है? विंग के साथ में और नी हसेन के साथ में हमने इतना बुरा किया और हम दोनों के साथ ही हुआ, तो वही दोनों कर सकते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं इन लोगों को चैलेंज करूँगा फाइटिंग के लिए। और इतना बोल करके और वो एग्ज़ाम के ख़त्म होने के लास्ट दिन ही उसको बोलता है कि फाइटिंग करने के लिए। तो वांग जी को भी बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था और साल ख़त्म होने वाला भी था। उसके घर वालों को भी पता नहीं चलता, अगर फाइटिंग होती तो उसके बाद अगर निकाल भी देता तो कम से कम एग्ज़ाम तो उसने दिया ही हुआ था। तो वो उसे मना नहीं करता, हाँ कर देता है। अब इस तरह से जो 6 दिन का, 1-1 दिन का गैपिंग का जो एग्ज़ाम था, तो वो 3-3 दिन का था। तो ऐसे करते हुए उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, विंग ने भी दिया, सबने दिया, सब बहुत खुश थे और आज रात को वो लोग पार्टी करने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ आते हैं अपने कमरे में, तो वेंचाओ और वो सूलियन दोनों आके वहाँ पे खड़ा हो गया था। खड़ा था और उन्होंने वांग जी से कहा कि तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज हम फाइट करने वाले हैं, इसीलिए चलो फाइट करते हैं। बोलता है कि ओके ठीक है, चलो हम फाइट करते हैं। इसमें विंग वांग जी को हाथ पकड़ के अंदर ले आता है और कहता है, नहीं वांग जी, तुम नहीं जाओगे। तुमने कहा था कि हम बॉयफ्रेंड्स हैं और मैंने कभी अपनी दिल की बात तुमसे नहीं कही, पर मैं आज कहता हूँ कि सच में मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। जिस तरह से तुम मुझे केयर करते हो, मेरी किताबें रखने में, मेरे कपड़े फोल्ड करने में, कपड़े धो के सुखाने में, मेरे लिए सुबह ब्रेकफास्ट खरीद के लाते हो, मुझे अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ वांग जी, मत करो ना, मुझे ना बहुत बुरा-बुरा एहसास हो रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे मुझे डर लग रहा है वांग जी, प्लीज़ मत जाओ ना। वांग जी विंग को गले लगा लेता और कहता है, विंग सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, ओके ना? सब ठीक है। इतना बोल करके वो वांग जी विंग को वहाँ छोड़ देता है एंड देन फाइट करने के लिए वो लोग आ जाते हैं। जहाँ पे सू लियान और वेंचाओ ने पहले से ही 2 बाउंसर्स को बुला के रखा हुआ था फाइट करने के लिए। विंग जब आने को होता है, तो विंग को ना उन लोगों ने वहाँ पे ऐसे वो उसके पीछे भाग के आता है, लेकिन वांग जी तो वहाँ से जा चुका था बिना पीछे मुड़े कि क्या हो रहा है और सुयांग भी उनके साथ चला आया हुआ था।
अब वहाँ पे नी हिसेंग और विंग बच गए थे। तो इधर फाइट स्टार्ट होना था, इसलिए वो लोग उधर निकल गए थे और इधर नी हिसेंग और विंग को उठा करके ये लोग छत पे लाते हैं। छत पर से ला करके और वहाँ पे विंग को और नी हिसेंग को दोनों को, जो सूलियांस के कुछ पंटर्स लोग थे ना, वो बहुत मारते बहुत। नी सिंह मुंह से खून की उल्टियाँ कर रहा था और विंग की नाक से खून बह रहा था। उसके बाद वो दोनों उन दोनों को छत के किनारे लटका देते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर हम तुमको यहाँ से नीचे फेंक दें तो क्या होगा तुम्हारा, हाँ बताओ मुझे क्या होगा। लेकिन विंग और नी हिसेंग अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया था। तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियांग चेंग की, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि कॉलेज में कुछ तो हो रहा है, क्योंकि विंग ने मैसेज किया हुआ था कि गगा मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ आप आ जाओ मुझे लेने के लिए। तो जियांग चेंग जैसे ही उसने मैसेज सीन किया था वो आ गया था लेने के लिए। 3.5 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद जब वो आया तो देखता है कि विंग अपने रूम में नहीं है और उसे बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी टेरेस पे। जब वहाँ आता है तो उसके जो बॉडीगार्ड थे जियांग चेंग के, वो सब उन लोगों को पकड़ते हैं और नी हिसेंग और विंग दोनों को आनन फानन में वहाँ से लेकर के नीचे हॉस्पिटल आ जाते हैं। विंग और नी हिसेंग दोनों इतना बुरी तरीके से मारा था सूलियन के पंटरों ने कि वो बेहोश हो चुका था और वो नींद में बस एक ही बात बोल रहा था, वंग जी मत जाओ, वंग जी मत जाओ, वंग जी मत जाओ। जियांग चेंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या चैटिंग कर रहा है और उसको लेकर के जियांग चेंग वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम, जहाँ पे वांग जी और सोयांग, वांग जी अपना शर्ट उतार करके सोयांग को देता है और कहता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो उन दोनों का ध्यान रखना, समझे ना। सोयांग कहता है बड़ी ऐसे मत करो, मैं तुम्हें लेके चलूंगा यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद वांग जी उस रिंग में उतरता है जहाँ पे उसके दो पंटर्स खड़े थे, बाउंसर्स। वांग जी उन दोनों से फाइट करता है बारी बारी। वो दोनों को इतना बुरी तरीके से मारता है, इतना बुरी तरीके से कि जिसका जवाब नहीं। वांग जी को 1 साल का गुस्सा, अपने अंकल की मार, उसकी मॉम की वो हरकतें, सीचन गगा का उसका साथ न देना, एक साथ सब उसके ऊपर हावी हो रहा था और वो चीखते हुए उन दोनों को वहीं पे उसका गला मरोड़ देता है। अब उन लोगों ने अग्रीमेंट साइन करा हुआ था, इसी वजह से वांगजी और या वांगजी खुद मर जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज ट्रस्टी की नहीं होने वाली थी। वो लोग वेंचाओ लेते और उसका जो भी करना होता वो लोग करते। तो उन दोनों को वो लोग अधमरा करके छोड़ देता है। उसके बाद जैसे ही विंचो और शूलियान देखता है कि वो उसको अधमरा कर दिया हुआ है और वांग जी उसका सर फूटा हुआ था और उसके भी जबड़े पे लगा हुआ था, तो उसके मुंह से ब्लड आ रहे थे। पर अपने ब्लड को अपने हाथों से साफ करते हुए बहुत जोर से चीखता है और वो सूलियन को मारने के लिए नीचे झपटा मारता है। वो जैसे ही भागने को होता है कि सुयंग उसके सामने आ जाता है और कहता है इसे मैं देखता हूँ, वांग जी तुम बेंचाओ के पीछे जाओ। उसके बाद सूलियन को वो कॉलर से पकड़ के 2 पंच देता है और वो उतने में नीचे ढेर हो जाता है। सुयंग के भी अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ था, इसलिए बगल में पड़ा हुआ डंबल उठा करके उसके सर पे सीधे दे मारता है और सूलियान वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब जो सुयंग था उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था उसको मारने का। उसके बाद वो वांगजी का जैकेट लेता है और वांगजी को ढूंढने के लिए वो बाहर आता है। जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे सबने वीडियो भी बनाया हुआ था और हो हल्ला बहुत मच गया था। ट्रस्टी वगैरह को सबको कॉल चला गया था। और उसके बाद इधर वांगजी वो विंचाओ को ढूंढते हुए बाहर आता है। विंचाओ जंगल के रास्ते से भाग रहा होता है। वांगजी एक पेड़ की टहनी को तोड़ता है, अंदर उसको लेकर के उसके पीछे बढ़ रहा होता है। वांगजी की आंखों में खून उतरा हुआ था और विंचाओ के सामने में साक्षात दैत्य खड़ा था। वांगजी भागते हुए उसके पैरों पे वो टहनी दे मारता है और विंचाओ वहां पे धड़ाम से गिर जाता है। विंचाओ वहां आता है तो वांगजी उसके पास आता है और उसको उठा करके उसके ऊपर बैठ करके उसको पंचों की बरसात करने लगता है। विंचाओ वांगजी के सामने हाथ गिड़गिड़ाते हुए कहता मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए, काउंसलिंग में मैं दे दूंगा तुम्हें सब कुछ, मुझे मत मारो। वांगजी कहता है तुम्हें बहुत शौक था ना मुझसे फाइट करने का, तुम्हें नहीं एक भूखे सिर को जगाना चाहिए था, अब उसका परिणाम भुगतो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ललकारने की, हाँ। इतना बोल करके उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है और उसको अधमरा कर देता है। वांग जी उसके बाद उठ करके आता है तो सुयंग अपने कॉलेज गेट के पास वो बैठा हुआ था और रो रहा था। वांग जी कहता है उससे क्या हुआ सुया,
सुयंग सारी बात बता देता है कि उसने उसको मारना चाहा था, जान से नहीं, लेकिन डंबल उसके सर पे गिर गया और वो ऑन द स्पॉट मर गया। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, सारा इल्ज़ाम मैं लेता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। सुयंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे घर में 2 लोग हैं, अगर मैं मर जाता या मुझे कुछ हो जाता है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपने घर में इकलौते बच्चे हो। तुमने कहा था ना कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, फैमिली है तुम्हारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बहन को पढ़ाना, सब कुछ करना है तुम्हें। जाओ सोयांग, तुम्हें मेरी कसम। और हाँ, विंग और नी हिसंग दोनों का ख्याल रखना। यहाँ का चैप्टर मैं क्लोज करता हूँ। इतना बोलकर वांग जी सुयांग को कसम देता है अपनी और उसे कहता है कि वो विंग का ध्यान रखेगा। वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी वापस आता है उस रिंग में, उस डंबल के ऊपर अपना हाथ छोड़ता है एंड देन वो वहाँ पे बैठा हुआ था। थोड़ी देर में पुलिस आती है और बहुत सारा चीज़ हो जाता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और उसके हाथ में वो एडवोकेट नी मिंजे का कार्ड था, वो उसे कॉल करके आने को बोल देता है। पुलिस और सभी लोग, क्योंकि कॉलेज का सवाल था, अगर बात बाहर जाती तो अफ़वाह हो जाती, इसीलिए सब लोग वेट करते हैं। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। नी मुझे इतना रेत को वो वहाँ आता है। वांग जी शुरू से लेकर के अभी तक का सारा व्याख्यान कह देता है उसे और सभी लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं था कि कोई नहीं सुनता, पुलिस भी सुनता है, हर कोई सुनता है, हर ट्रस्टी। वेंचा को भी वहाँ से उठा कर के लाया गया था और वो भी अधमरे हालत में, उसकी ड्रेसिंग भी चल रही थी और वो सारी बातों को सुन रहा था। और सूलियान ऑन द स्पॉट मारा जा चुका था। निष्कर्ष ये निकलता है कि वांगजी को जो कॉलेज का जितना भी कुछ था, जैसे डिग्री वगैरह होता है, वो दे दिया जाएगा और उसको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा और वेन झाओ को काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा और यहाँ पे कोई काउंसलिंग के बॉयज़ या हेड कुछ भी नहीं होने वाला है। सूलियांग का डेथ पेनल्टी का चार्ज वेन झाओ के ऊपर डाला गया क्योंकि वेन झाओ ने ही प्रोवोक किया था वांगजी को ये फाइट लड़ने के लिए और जो कुछ भी हुआ उसका सारा क्रेडिट उसे दिया गया। अवेंजो के फादर जाने माने रईस थे लैंस के तरह ही, तो और सूलियान उसके फ्रेंड का बेटा था, इसी वजह से वो दोनों यहाँ पे दादागिरी करते थे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हर हाल में कॉलेज का रेपुटेशन बचाना था और शू लियांग को आत्महत्या करार दिया जाता है, जो कि एक तरह से गलत था, बट यहाँ पे इन दोनों ने प्रोवोक किया था वांगजी को और वांगजी को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाता है। उसका जो डिग्री वगैरह था वो भी उसे दे दिया जाता है और उसे 6 महीने की स्टूडेंट वाले जेल जो होते हैं नॉर्मल कैदियों से अलग जहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे उसको सज़ा सुनाई जाती है। वांगजी क्योंकि वो सुयांग की जगह पे जा रहा था, मर्डर मर्डर होता है ना, इसी वजह से तो वांगजी सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेता है कि सुयांग ने कुछ नहीं करा, जो भी किया उसने करा, उसने ही सूलियान को मारा वगैरह, वो सब खुद कबूल करता है। तो नी मिंजो लास्ट में उसकी हेल्प बस इतनी ही कर पाते हैं। उसके बाद वो सारा सामान पैक करने के लिए जब वो वहाँ आता है तो वहाँ पे विंग और नी हिसंग नहीं थे। जब वो सुयांग से पूछता है कि कहाँ है वो दोनों, तो सुयांग को भी नहीं पता था। वो कहता है मैं जब बाहर आऊँगा उसके बारे में ढूँढना तुम, मुझे बताना, ठीक है ना? इतना बोल कर के उसका सारा सामान जो था वो नी मिंजो कार में डालता है और फिर वांगजी जेल चला जाता है। अब पूरे 7 मंथ बाद, आज 6 महीने और लगभग 12 दिन हो चुके थे जब वांगजी जेल से बाहर आता है। इन 6 महीनों में वांगजी ने एक पल भी ऐसा नहीं था जब उसने विंग के बारे में नहीं सोचा था। ऐसा था कि वांगजी और विंग का रिश्ता बहुत प्योर था। वांगजी विंग को छोटा-सा भाई मानता था, लिटिल किडो टाइप्स, और उसकी बहुत केयर करता था। वांगजी के मन में विंग को लेकर के कभी भी डर्टी थॉट नहीं आए, कभी उसने विंग को किस नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। लेकिन हाँ, एक जो पॉसेसिवनेस होता है ना कि जब वो कॉलेज कर लेगा तो उसे एक ग्रैंड प्रपोज़ल देगा और उसे अपना बना लेगा। ये सारी बातें वांगजी के दिमाग में थी और हर बार वो उस बुली बॉय से विंग को प्रोटेक्ट करेगा। इसी वजह से वांगजी के दिमाग में विंग को लेकर के कोई बॉल थॉट कभी आए ही नहीं। बस उसे प्रोटेक्ट करना है उन दोस्त से, यही बातें वांगजी के दिमाग में चलती रहती थी। वांगजी जब बाहर आता है तो नी हिसांग एक बड़ी सी कार के साथ में उसका वेट कर रहा होता है। वांगजी को आते ही वो गले लग जाता है और कहता है वेलकम वांगजी। वांगजी कहता है सुयांग, क्या तुम बड़े आदमी बन गए हो? तो सुयांग कहता है हाँ, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और ये मेरी कार है, पर ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी है, क्योंकि अगर तुम मेरी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर, अगर मेरी जगह तुम नहीं जाते तो शायद
और वो बोलकर शर्मिंदा फील करने लगता है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे फैमिली वाले मुझे नहीं चाहते। हाँ, और अब लगता है कि अब तो वो मुझे और भी नहीं चाहेंगे। तभी वहाँ पे लैन सिचन आता है और कहता है किसने कहा कि हम तुम्हें नहीं चाहते हैं वांग जी। वांग जी कहता है गॉ। लैन सिचन उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा वो लास्ट क्लिप सुना, गलती मेरी है। मॉम का साथ मुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे अपने भाई को समझना चाहिए था। प्लीज़ वांग जी, एक मौका दे दो। और इतना बोलकर सीचे नीचे बैठ जाते हैं। वांग जी के दोनों हाथों को पकड़े हुए रोते हुए कहते हैं अंकल, डैड के जाने के बाद अंकल ने ही सारी कमाल ली हुई थी और मॉम मजबूर थी। अंकल बहुत, वो तुम्हें पता है ना, वो आर्मी से हैं, तो उन्हें रूल्स रेगुलेशन इज्जत मान प्रतिष्ठा बस यही चाहिए। हमारे भावनाओं को वो नहीं समझते और वो बस हम दोनों को डिसिप्लिन में ढालना चाहते थे। तुम बचपन से ऐसे नहीं थे, तुम्हें बचपन से कुछ और चाहिए था और अंकल उसे कहीं और ले जाना चाहते थे, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो। प्लीज़ मैंने बोला ना, मत करो ऐसा प्लीज़। और ये बोल करके वो उसको गले लगाए हुए था, उसको पैरों को हक किए हुए था। मांग जी कहता है गा, मैं मलिन हो चुका हूँ क्योंकि मैं 6 महीने जेल की सज़ा काट के आया हूँ। और अब लगता नहीं है कि मॉम या अंकल मुझे अपनाएंगे, तो मुझे घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी पीछे से एक वॉइस आती है, एक शर्त पे, तुमने जो कुछ भी किया है उन सबको छोड़ दो और कंपनी ज्वाइन करो और कंपनी को ग्रो करो, बस बात ख़त्म। अगर तुम ये कर सकते हो तो ठीक है। मंग जी कहता है मैं अभी नहीं कर सकता, क्या मुझे कुछ टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे किसी को ढूंढना है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, या फिर आपको उससे भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं एक वॉइस को पसंद करता हूँ। ये सुनना हुआ ही था कि अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं वांग जी, बकवास बंद करो, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है, तुम्हें उससे शादी करनी है। वांग जी कहता है अंकल प्लीज़, आज तक आपने मेरी लाइफ के हर हिस्से का फैसला आपने किया है, हर सुख दुख का जो पैमाना होता है आपने उसे नापा है, पर आज नहीं। मेरी खुशी उसके साथ है और मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उसके पास जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं घर ना आऊँ क्योंकि वैसे भी मेरे पास डिग्रियाँ नहीं हैं, तो बिना डिग्री के मैं एक ऑफिस कैसे चला सकता हूँ। हाँ, तो आप गगा को चलाने दीजिए। और फिर वो सीजन को खड़ा करते हुए कहता है थैंक यू गगा, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे समझने के लिए और अभी तक मुझे अपना भाई मानने के लिए। लेकिन हमारा सफ़र यही ख़त्म होता है। इतना बोलकर वो स्वयं के कार को ओपन करके बैठ जाता है। स्वयं भी बड़े आराम से वो कार को वहाँ से ड्राइव करता हुआ लेके निकल जाता है और उसकी मॉम अंकल सीजन तीनों वहाँ पे उसे देखते रह जाते हैं। मैं पहले बता रही हूँ कोई लव रोमांस वाली स्टोरी नहीं है, ये थोड़ा सा सन्टी सन्टी ही जाएगा, तो एडजस्ट करना आप लोग खुद, ओके ना। अपने अपार्टमेंट ला करके सोयंग तो पहले उसे बात लेने के लिए बोलता है। वांग जी जा करके अपनी बियर्ड वगैरह सब सेव करके बाल वाल सीट करता है खुद से ही। एंड देन फ्रेश होकर के वो बाहर आता है तो वांग जी को वो कपड़े देता है, पहन लेता है, बैठ जाता है। उसके बाद सोयंग उसके सामने वो टैब रख देता है और बताता है ये देखो विंग का ये आइडेंटिटी है, जहाँ पे वो दिखाता है कि वो जियांग्स का सबसे छोटा बेटा है। जियांग्स के 3 बच्चे हैं, जियांग जिंग सबसे बड़ा है, उसके बाद यानली है और विंग सबसे छोटा बेटा है। और उसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ था कि वो कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ तुम्हें एक शख्स बता सकता है कि शायद वो कहाँ मिलेगा। उसके बाद वो लोग रेडी होते हैं एंड देन एक रेस्टोरेंट में आते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे नी हिसेंग आता है। नी हिसेंग वांग जी को देखकर थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है और थोड़ा सा सैड भी। फिर वो उससे गले लगता है, फिर वो तीनों बैठ जाते हैं। तीनों फिर कॉफ़ी को ऑर्डर करते हैं। वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था तो नी हिसेंग कहता है उस रात तुम दोनों के जाने के बाद उन लोगों ने हमें भी बहुत मारा और छत पर ले जाके हम दोनों को लटकाए हुए था। हम लोग तो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे कि तभी विंग के गगा आए और हम लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। हमारी आंखें 20 दिन बाद ओपन हुई थी। मैं तो उम्मीद ही खो चुका था कि मैं बचूंगा, पर हम दोनों ठीक थे। उसके बाद उसके गगा ने लास्ट में इतना बोला कि तुम्हें अपने भाई के पास जाना होगा और
मैं वहाँ से अपने गगा के घर चला गया। तब मुझे पता चला कि गगा कॉलेज आए थे और सारा ट्रस्टी का काम वगैरह ख़त्म करके और वो तुम्हें जेल भेज चुके हैं। मैंने गगा से सारी बात कही, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक की। लेकिन मुझे नहीं पता विंग कहाँ है। अगर जानना है तो शायद उसके सीजे से बात करो या फिर उसके गगा से, क्योंकि उसके बाद से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और आज तक वो कभी मीडिया के सामने आया ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि जियांग्स का तीसरा बेटा कौन है। वांग जी कहता है, कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगा विंग को, मैं ज़रूर ढूंढूंगा, मुझे पता है। नी सेंग कहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर वो मिल जाए तो उसे कहना कि उसका यारा उसे याद कर रहा है। और वो बोल को वो थोड़ा सैंटी हो जाता है। वांग जी के दिल में दर्द उठ रहा था और उसे सफोकेशन फील हो रहा था, इसलिए वो जो सुयांग था वो कहता है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं बाहर जाता हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है। पता नहीं क्या हो रहा था वांग जी को, वो बस बाहर आकर के सांस लेने के लिए बाहर के लॉन एरिया के कुर्सी पे जाके वो बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक शख्स पे जाती है जो कि अपने हाथ में आइसक्रीम लेकर टड्डी के साथ में खेल रहा होता है। वांग जी जब ये देखता है, वो रोड बेहोशी के साथ में क्रॉस कर रहा होता है और आते जाते कारों को देखता है। तभी वो शख्स उसे इशारा करता है, ऐसा मत करो वांग जी, ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी बस उस शख्स को देख रहा था। सामने वाला शख्स जो कि हमारा विंग था, वो आइसक्रीम फेंक देता है और वांग जी को खींचता है और उसे लेकर रोड पे गिर जाता है। वांग जी स्टिल विंग के ऊपर था और वांग जी उसके नोच पे लगे आइसक्रीम को क्लीन करते हुए कहता है, विंग, क्या तुम हो? मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगा। विंग उसे खड़ा कर देता है और वो खुद खड़ा होते हुए कहता है, अर्गा, अगर मैं हूँ भी तो प्लीज़ अब जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर विंग अपनी कार की तरफ चल देता है। वांग जी अपने डे टीमिंग से बाहर आते हुए फटक से उसके हाथों को पकड़कर उसे खींचता है और एक कॉर्नर पे ले आके बोलता है, क्या हुआ विंग? क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें। तभी वो कहता है, अर्गा प्लीज़, हम कभी एक नहीं हो सकते। और वैसे भी मैं कल जा रहा हूँ चाइना छोड़कर यूएसए पढ़ाई करने के लिए। अच्छा हुआ हम मिल गए, क्योंकि अब मैं पूरे शायद 4 या 5 साल बाद ही आऊँ। हंग जी कहता है, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? हम्म। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर आप तो 6 महीने के लिए गायब हो गए थे ना। वांग जी को अब एहसास होता है कि शायद विंग को पता नहीं है कि वो जेल चला गया। इसलिए वांग जी कहता है, ओके, कोई बात नहीं, जाओ। और इतना बोल करके और वो वहाँ से सीधे चला जाता है। विंग की आंखों में आंसू था और वो मिलना चाहता था वांग जी से, उसे कहना चाहता था कि वो उसे प्यार करता है। लेकिन वापस से वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से वो चला आता है घर। इधर वांग जी वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सुयंग के पास आते हुए कहता है, सब खत्म हो गया सुया, वो जा रहा है मुझे छोड़ करके। नीही सिंह कहता है, क्या क्या विंग था यहाँ पे? कहाँ है वो? और वो बाहर भागता है विंग को ढूंढने के लिए। लेकिन विंग की कार वहाँ से जा चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया था, यहाँ पे एक फुल स्टॉप लग चुका था। न जाने क्यों ये दर्द वाला रिश्ता कभी खत्म क्यों नहीं होता यार। उसके बाद वो तीनों अपार्टमेंट आते हैं और वांग जी को थोड़ा संभालते हैं। वांग जी हमारा देवदास बन गया था। कल होकर के विंग की फ्लाइट थी और नी सेंग उससे मिलने के लिए जाता है। विंग उसे कहता है कि वो अभी नहीं आएगा, उसे जाना होगा, वरना वो दुनिया के सामने कभी नहीं आ सकता। उसे अपनी एक पहचान बनानी है ताकि वो लौट सके। नी सेंग से उसकी आखिरी मुलाकात होती है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि जानता था कि आज विंग चला जाएगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विंग को जाके सी ऑफ करे। इसलिए वो बस रो रहा था अपने आप को कमरे में बंद करके। नीसैंग आता है और उसकी वॉइस को वो रिकॉर्ड करके लाया था। वो रिकॉर्ड वांग जी को सेंड कर देता है और वो सुयंग के साथ बैठ के वो भी रोने लगता है। पूरा घर गमगीन हो गया था, बस दुख था, संवेदना थी और कुछ भी नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे करके ये दिन बीत रहे थे। ऐसे करते सालों बीत गए, 6 महीने बीत गए, सब कुछ हो गया। और आज पूरा 1 साल हो चुका था जब विंग आखिरी बार नीहसेंग से मिला था और वो वांग जी को बिना देखे उसे सी ऑफ किए वो यूएसए चला गया था। वांग जी के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो घर वापस आता है
और गगा से कहता है कि गगा, उसे कुछ करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। उसकी मॉम इस बार उसका स्टैंड लेती है और अंकल से बात करती है कि जब मेरा बेटा नहीं चाहता कि वो शादी करे उसके सिवा किसी और से, तो वो नहीं करेगा। वैसे भी आज तक जो तुम्हारा मन किया है किरण, वो तुम करते आया हो, लेकिन एक बार, बस एक बार वांगजी की सुनो और वांगजी को अपने मन की करने दो। एट द एंड उसके अंकल तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो बहुत फोर्स करते हैं, तो सीजन मान जाता है कि वो शादी कर लेगा, लेकिन वो अपने भाई को इस सब में नहीं आने देगा। तो सीजन जब अग्री कर जाता है तो वांगजी उसे मना करता है कि प्लीज़ आप उससे शादी मत करो। वांगजी की बात सुनकर सीजन कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मेरा भाई को बचाने के लिए मुझे बस एक सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं खुशी खुशी कर जाऊँ। वांगजी, तुम्हारा वेलकम है अपने घर में। और वो अपने भाई को गले लगा लेता है। यहाँ पे सीजन की शादी वंचिंग से धूमधाम से हो जाती है, क्योंकि वंचिंग की शादी वांगजी से होने वाली थी, लेकिन अब उसकी शादी लैन सिचन से कर दी जाती है। और लैन सिचन वंचिंग से शादी करके स्टार्टिंग में उसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि उसकी शादी उसके भाई से होने वाली थी, लेकिन वो भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए उसकी वाइफ बनने के नाते उसे वांगजी को हर हाल में बचाना होगा, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े अंकल से या कुछ भी करना पड़े। और जब तक ये सब ठीक नहीं होता, हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं होगा। वंचिंग भी इससे अग्री हो जाती है और वो वांगजी को दर्द को समझ पा रही थी, क्योंकि वांगजी पूरा बाबरा हो चुका था विंग के लिए। अब उसके पास एक ही मोटिव था उसके सामने कि उसे कुछ करना है ताकि वो विंग को हासिल कर सके, ताकि वो जियांग से लड़ सके विंग के लिए और उसका हाथ मांग सके। इधर विंग जो कि स्टडी करके वो अपना लाइफ सेटल करने में लगा हुआ था, और इधर वांगजी वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। दिन रात एक करके उसने अपनी खुद की एक पोजीशन बना ली थी कंपनी में, और कंपनी की बागडोर लैन सिचन, उसकी मॉम और वांगजी तीनों के हाथ में थी। उससे खुश होकर के सिचन ने उसके लिए एक नया ब्रांच ओपन कर दिया था और उसका वो खुद हेड बना हुआ था। वांगजी अपनी कंपनी को ग्रो कर रहा था। अब कोई ये नहीं कह सकता था कि वांगजी किसी लायक नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता था कि वांगजी के पास मनी नहीं है, फेम नहीं है, एक कोई पोजीशन नहीं है। पूरे 5 साल हो चुके थे और वांगजी को लग रहा था कि शायद अब विंग आएगा। इन 5 साल जैसे ही पूरा हुआ, वांगजी ने सुयंग से कहा था कि क्या तुम्हें पता चला कि वो आने वाला है? हाँ। सुयंग कहता है नहीं, अभी तक नहीं पता चला है कि वो आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पता चला। वांगजी ऐसे करते करते 1 मंथ और उसका इंतजार लंबा होता जा रहा था। 5 साल 1 मंथ हो चुका था, लेकिन विंग का कोई नामो निशान नहीं था। वांगजी अब दिल हार चुका था, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि क्या सच में विंग कभी उसे मिलेगा, क्या वो उसे कभी बता पाएगा कि वो कितना शिद्दत से उसे चाहता है, क्या उसका प्योर लव कभी कंप्लीट होगा। पहली बार था जब उसने विंग को कमरे में देखा था, वो क्यूट सी आईज, उसके हाथ में वो बुक्स, वो मासूमियत, जहाँ पे वो जियांगचे को गगा जहाँ हम यहाँ रहने वाले हैं, जब वो शिकायत कर रहा था रूम का, वो सब वांगजी की आंखों के सामने था। और बस वांगजी उस यादों में खोया हुआ था। तभी सुयांग भागते हुए उसके पास आता और कहता है वांगजी, जियांग्स ने आज पार्टी थ्रो की है, क्यों, रीजन नहीं पता है, और मेन बात ये है कि वांगजी कहता है क्या है, तो कहता है उसने तुम्हें इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। क्यों किया होगा? वांगजी कहता है अगर किया है तो हमें चलना चाहिए। वांगजी अपने लिए कुछ क्लोथ्स मंगवाता है और सुयंग भी। शाम के टाइम पे अच्छा सा गिफ्ट पैक करके और वो लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वांगजी जैसे ही आता है, सारे लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वांगजी के आते ही सारे प्रेस रिपोर्टर उसका पिक्चर क्लिक करने लगे थे। वांगजी ने ब्लैक कलर का कोट वेयर किया हुआ था, जो कि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, किलर लुक लग रहा था उसका। वो जब अंदर आता है तो वो शौक था, सरप्राइज भी, क्योंकि वहाँ पे लैन सिचन वैनजिंग के साथ में थे, उसकी मॉम और उसके अंकल थे, इवन लैन सिच जियांग जियांगचेंग और यानली, और वो सब भी मतलब गुस्से में नहीं थे, नॉर्मल दिख रहा था, हैप्पीनेस भी नहीं दिख रही थी, पर ठीक ठाक दिख रहा था। और तभी ऊपर से
अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और वांग जी अभी भी एंट्रेंस पे ही था। और एक लाइट वांग जी के ऊपर पड़ती है और दूसरी लाइट सीढ़ी पे पड़ती है जहाँ से विंग, उसने भी ब्लैक कलर का सूट वेयर किया हुआ था और पीछे से लॉन्ग कोट था। वो सीढ़ी को हाथ से पकड़ते हुए धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा था। उसके फेस पे ग्लो था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आता है वांग जी के पास, जहाँ पे वांग जी अभी भी मेन एंट्रेंस पे ही खड़ा था। और विंग एक डब्बा ओपन करके उसके सामने में बैठ जाता है और कहता है, अरे काका, क्या आप मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? पूरी लाइफ के लिए क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे जैसे आपने पहले किया था? हाँ। वांग जी उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है, विंग, ये सब क्या है? क्या ये मेरा सपना है या फिर कुछ और? सुयांग। तभी विंग कहता है, काका, से यस या नो। वांग जी उस रिंग के डब्बों को बंद करके विंग को उठाता है और कहता है, हाँ, हाँ विंग, पर ये बताओ, क्या क्या ये मेरा सपना है या फिर हकीकत है? तभी पूरी लाइट्स ऑन हो जाती है और विंग कहता है, काका, से यस या नो। वांग जी जब सबको देखता है तो उसे यकीन हो जाता है और कहता है, हाँ, 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 मुझे तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना है विंग, पर ये सब क्यों? और इतना बोलने के साथ ही वो विंग को दबोच करके गले लगा लेता है। वांग जी बहुत ज़्यादा सन्टी हो गया था और वो रोते हुए कहता है, विंग, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, तुम मुझे छोड़ के चले गए और तुमने कहा कि तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। मैंने उम्मीद खो दी। इन 5 सालों में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा। 5 सालों में हर सेकंड मैंने तुम्हें याद किया है, हर सेकंड मैंने तुम्हें अपना माना है, हर सेकंड मैंने उस मासूम चेहरे को याद रखा है विंग, क्योंकि वो मासूम चेहरा मेरी जान है, मेरे दिल की धड़कन है, मेरी आत्मा है, मेरी रूह है। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं कैसे जुदा करूँ? अगर वो मुझे नहीं मिले तो मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रह जाऊँ। विंग भी रोते हुए कहता है, और काका, मैं भी आपको नहीं भूला था, लेकिन मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी थी ना, क्योंकि जब मुझे पता चला कि आप जेल में हो तो मुझे बहुत बुरा लगा था और साथ में आपकी डिग्री भी नहीं मिली थी और मुझे भी नहीं मिली थी ना। पर पर बिना पढ़ाई के हम तो रह नहीं सकते थे ना, क्योंकि कंपनी ज्वाइन करना था और आपको भी लाइफ में सक्सेस होना था। तो गग्गा ने बोला कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना तो वो मेरे लिए फाइट बैक करेगा और खुद के पैरों पे अपनी पहचान बनाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि जब वो कुछ नहीं है तो वो मेरे पास नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे ना गग्गा ने भेज दिया। और मुझे हमेशा आपकी ना सारी बातें पता चलती थी कि कैसे आपने कंपनी ग्रो किया और यहाँ तक आए और आपको अवार्ड मिला और आप अभी बिजनेसमैन हो। मुझे सब पता है, मेरे पास आपका कटआउट्स भी है। ये सुनकर वहाँ पे खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं और वांग जी भी हंसते हुए कहता है, कटआउट्स? कहता, हाँ, वो मैंने मैगजीन से निकाले थे, पर आपने मुझे हाँ नहीं बोला। तो वांग जी कहता है, हाँ बुद्धू, हाँ, हाँ नहीं बोला मतलब? हाँ, फिर वो रिंग लेता है और फटाक से विंग के हाथ में पहना देता है और कहता है, अब यकीन हो गया? विंग गले लगा लेता है और कहता है, हाँ, मुझे यकीन हो गया। फिर वांग जी के गोद में विंग चढ़ जाता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। सारे लोग क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद फिर वो उतर जाता है। फिर जियांग जिंग कहता है, बस बस, ये सारी चीज़ें बाद में करना, पहले इधर आओ तुम। फिर वो आता है और विंग के आने की खुशी में पार्टी थ्रो की गई थी, इसलिए बहुत बड़ा सा केक मंगवाया जाता है जिसे जियांग जिंग और विंग मिल करके केक को कट करते हैं। फिर वो अपने मॉम डैड को, वांग जी को, सीचेन को, जियांग जिंग को, सबको वो केक खिलाता है। उसके बाद वांग जी सबको इंट्रो करता है कि विंग मेरा छोटा भाई आज यूएसए से पढ़ के आया है और आज से वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करेगा। और एक और अनाउंसमेंट करनी है। इसके बाद वो अपने डैड को माइक दे देता है और कहता है, और एक और अनाउंसमेंट ये है कि आज जियांग्स और लैंस के बीच संबंध होने जा रहा है। जिस तरीके से विंस और लैंस के संबंध है उसी तरह के संबंध आज मैं अपने छोटे बेटे की शादी लैंस के छोटे बेटे लान वांगजी के साथ फिक्स करता हूँ और 2 दिन बाद इन दोनों की शादी है। इतना सुनना हुआ था कि सभी लोग चीयर्स करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं। वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि फाइनली उनके लाइफ में कुछ तो अच्छा मोमेंट हो रहा है और वो पार्टी एंजॉय करते हैं, डांस
प्रोग्राम था तो वांग जी विंग के साथ डांस कर रहा था और श्रीचैन वेंचिंग के साथ डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पे म्या आती है जो कि वो वेंचिंग की ही बहन थी। वो आते ही कहती है मुझे वो ना बहुत हॉट लगता है, पर मुझे डर लगता है कि मैं इसे ट्राई कैसे करूँ। इस पे वेंचिंग उसके कान में कहती है एक बार पूछ के तो आओ, क्या पता वो तुम्हें हाँ कर दे। म्या जियांगजिंग के पास आते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। अब म्या इतनी हॉट क्यूट लग रही थी, इसी वजह से वो मना नहीं करता एंड देन तीनों कपल डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और वो पार्टी अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसके बाद सारे फैमिली वाले खाना वाना खाते हैं और लास्ट में वांग जी विंग को लेकर के उसके ऊपर टेरेस पे आ जाता है क्योंकि उसे विंग से बात करनी थी। आने के साथ ही सबसे पहले वांग जी तो विंग को झपटा मारता है क्योंकि भाई बहुत दिन हो गया था और उसे किस करना था। तो 1 मिनट का हॉट डीप इंटेंस माउथ टू माउथ एक्सप्लोर किस करने के बाद वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है विंग क्या तुम सच में तुम मेरे सामने हो ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इस पे वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे सामने हूँ, दिख नहीं रहा है क्या। और वैसे भी 2 दिन बाद तो हमारी शादी होने वाली है ना। इस पे वांग जी कहता है हाँ हम पेयरिंग क्लोथ पहनने वाले हैं ठीक है ना, और हम कल साथ में शॉपिंग पे चलेंगे। तो विंग कह देता है हम साथ में चलेंगे। और इतना बोलकर वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ जाते हैं, आसमान में चांद को देखते हैं। और फिर विंग बताता है उसे कि जब वो चला गया था तो वो उसके पीछे आ रहा था, फिर उन लोगों ने उसको पकड़ा और वो टेरेस पे ले आए। फिर उनके जो गुंडे बंदे थे ना उन्हें मारा हम लोगों को बहुत, और फिर वो लटका के रखा हुआ था। अगर गगा नहीं आते तो आज मैं। तो वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है शुभ शुभ बोलो विंग, मैंने उन लोगों को किसी को नहीं छोड़ा। फिर वांग जी सारी वाकया बता देता है कि किस तरह से सुयंग ने सूलियान को मार दिया था और जंगल में उसने वेंचौ को बहुत मारा था। वो सारी चीजें। मेरे बगल में कुत्ता भूक रहा है और रात के 11:30 बज रहे हैं और वो कहाँ थी मैं यार, हाँ सुयंग को कैसे अभी वेंचौ को कैसे मारा था। तो वो सारा चीज़ बता देता है। फिर दोनों अपने हाथों को इंटरवाइन करके और ऊपर आसमान में तारों को देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर सारे फैमिली वाले उसे आवाज़ लगाते हैं तो वो लोग नीचे आ जाते हैं और सारे तब तक गेस्ट चले गए थे। उसके बाद अंकल और उसकी मॉम और जांग फेमियांग जांग वो सब बैठे हुए थे, ये लोग भी बैठे हुए थे। फिर वो लोग शादी से रिलेटेबल बातें करते हैं कि कल सारे फैमिली शॉपिंग पे चलेंगे, शॉपिंग होएगी और परसों इन दोनों की शादी कराएंगे। तभी जियांगचिंग कहता है डैड मुझे भी शादी करनी है, और वो म्या के बारे में बता देता है कि उसे वो अच्छा लगा। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है तो तुम्हारी भी शादी कर देंगे हम, कल हम उनकी फैमिली वालों से भी बात करेंगे। इतना बोल करके लैन फैमिली अपने घर चली आती है और जियांग अपने घर कमरे में चले जाते हैं। अब इधर ये सब आ गए हुए थे, वांग जी भी बहुत खुश था, विंग भी बहुत खुश था और वो लोग अपने अपने कमरे में उन यादों के साथ आ जाते हैं। तभी सी चैन वेंचिंग के पास आते हुए कहता है अचिंग अब मेरे भाई की लाइफ में खुशियाँ आ गई है और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, नहीं तो तुम मुझे डिवोर्स दे के जा सकती हो, नहीं तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा। इतना बोलना हुआ ही था कि वेंचिंग सीचन के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करते हुए उसे कहती है सीचन मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है। हाँ एक पल के लिए मैं गुस्सा थी कि मेरी शादी वांगजी से होने वाली थी, बट तुमसे हुई और जब तुमने मुझे सारी बात बताई वांगजी के बारे में, खुद के बारे में, मैं बहुत सैंटी फील कर रही थी। मैं वांगजी को एक मॉम के जैसे मैंने उसे चाहा है कि वो मेरा बच्चा है। मैंने उसे तुम्हारे भाई के तौर पे भी माना है और मैंने उसे अपना माना है। तो जब वांगजी के लाइफ में खुशियाँ डिजर्व करती है तो अभी मैं तुम्हें और अपने भाई जैसे बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। हाँ क्या हम अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते सीजन। सीजन जब ये सुनना हुआ ही था कि वो विंग आजिंग आजिंग आई मीन की विंजिंग तो उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे बेड तक लाता है एंड देन उसके साथ वो हॉट रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। और वो भी अपनी लाइफ की जर्नी को आज फाइनली स्टार्ट कर चुका था। और उसके बाद अगले दिन सभी लोग अच्छे से फ्रेश व्रेश हो जाते हैं और उसके बाद वो
शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे होल फैमिली। इधर जंग फेमियांग भी उठ करके और जिन गुआंग शान को कॉल करता है कि आप लोग अभी के अभी हमारे घर आइए, आपसे ज़रूरी बात करनी है। अब जंग्स भी बड़े बिजनेसमैन में से एक थे, इसलिए वो लोग जब ऐसे इमरजेंसी में बोलते तो ऑल फैमिली आ जाती है। जब वहाँ पे ऑल फैमिली आते हैं तो वो बता देता है कि उसका बेटा आई मीन कि जियांग जिंग म्यांमार से शादी करना चाहता है, दैट्स वाई उन्होंने उन्हें बुलाया है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, मेरा एक बेटी का शादी वेन फैमिली में हुआ है, जिस वजह से म्यांमार वेंजिंग को जानती थी, और दूसरी बेटी का शादी जियांग्स में हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन वाली रिलेशनशिप बनेगी। तभी जिंजर की नज़र यान्नी पर जाती है और उसको वो पहली नज़र में पसंद आ जाता है। तो सारे बच्चे अपने अपने दिल की बात रखते हैं और फाइनली उन लोगों का रिश्ता तय हो जाता है। फिर शॉपिंग की बारी थी, तो क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि वो शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो होल फैमिली आई मीन लैंड फैमिली, जिन फैमिली और जियांग फैमिली तीनों शॉपिंग पे आए हुए थे। और मेरे माउथ में हो रहा है दर्द और मैं और रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगी इसको, क्योंकि कंटिन्यू में रिकॉर्ड करे जा रही हूँ, आज हद है यार। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। वो लोग शॉपिंग पे आते हैं और आने के बाद शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबने अपने अपने मैचिंग ड्रेसेस चूज़ किए हुए थे। लड़कियां अपनी तरफ चली गई थी गाउन्स वगैरह लेने के लिए, जहाँ पे म्याम वेंचिंग और यानी तीनों थी। और उसके बाद इधर ये लोग ड्रेस चेंज करके चूज़ कर रहे होते, तो वांगजी ना विंग को ढूंढ रहा होता है। जंग जिंग कहता खबरदार, अगर आज तुमने मेरे भाई के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो भूलो मत, वो मेरा भाई है। वांग जी कहता है सॉरी सर, मैं बस पेयरिंग ड्रेस लेना चाहता हूँ, अगर वो ले ले तो वो आपके साथ जा सकता है। फिर विंग भी ऐसे ही करता है, दोनों एक एक करके ड्रेस को सिलेक्ट करते हैं, देन लेके चले जाते हैं। उसके बाद जैसा कि वांग जी ने सूट किया चूज़ किया हुआ था वाइट कलर का, तो विंग भी वो चूज़ कर लेता है, देन जियांग जिंग के साथ वो चला जाता है। और मैचिंग जो भी ज्वेलरी वगैरह लेना था उन लोगों को वो सभी ले लेते हैं, और सब खाना खा वा करके घर आ जाते हैं। अगले दिन सभी लोग वेन्यू पहले से बुक था उन लोगों का, क्योंकि 3 दिन शादियाँ होने वाली थी भाई। तो वो लोग अपने अपने कमरे में था। वांग जी भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था, तो स्वयं उसके पास आते हुए कहता है वांग जी, आज फाइनली सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। उस पर वो कहता है पर मैं आज के बाद प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विंग को हर चीज़ से बचा के रखूँगा। इस पे सुयंग कहता है मुझे माफ़ कर दो यारा, क्योंकि मेरी वजह से। वांग जी कहता है नहीं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे विंग मिल गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। सुयंग कहता है और मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, मुझे मत भूल जाओ ना विंग के चक्कर में। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरे पीए हो भाई। तो इतना बोलकर वो सुयंग को गले लगाता है और सुयंग फिर वांग जी को रेडी करना स्टार्ट करता है। इधर जियांगजिंग खुद रेडी हो रहा था और विंग को भी रेडी कर रहा था, तो विंग कहता है का मैं बचा नहीं हूँ। इस पे वो कहता है हाँ हाँ तुम बचे ही हो। और फिर वो दोनों भाई एक दूसरे को रेडी करते हैं। इधर यानली भी रेडी हो रही थी और उधर वेंचिंग म्याम्या को रेडी कर रही थी। उसके बाद तीनों आई मीन की जो हमारा म्याम्या, उसके बाद नहीं नहीं जियांगजिंग, वांगजी और जिन जोशवान, वो तीनों स्टेज पे खड़े थे। और इधर ये तीनों कपल्स आते हैं, आई मीन की म्याम्या, यानली और विंग। विंग बीच में था, एक तरफ म्याम्या थी और एक तरफ यान्ली थी, और तीनों ने एक दूसरे का हाथ को इंटरवाइन किए हुए था और आकर के अपने पार्टनर के बगल में जाके खड़े हो जाते हैं वो लोग। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन होता है। फिर वो लोग और हेवन एल्डर एंड सिस्टर सबको वो करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। भंग जी ने तो पहले ही विंग को पहना दिया हुआ था, अब विंग भंग जी को रिंग पहना देता है और इधर ये दोनों कपल एक दूसरे के रिंग को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद फिर फाइनली किस करके इस शादी को लॉक करते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो वो हॉल फैमिली वालों को आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, और इन दोनों का स्वीट्स भी इसी 7 स्टार होटल में बुक करा हुआ था, जो कि रिसोर्ट एरिया था ये, दैट्स वाई। तो उन तीनों को कपल को सबको विदा करते हुए उसके कमरे में भेज दिया जाता है, जहाँ पे हम दोनों कपल को रहने देते हैं, क्योंकि वो लोग अपना अपना देख लेंगे भाई, हम वांग जी की तरफ चलते हैं। वांग जी विंग को सीधे डोर ओपन करने के साथ ही गोद में उठा करके बेड पे लाके रख देता है और उसके कपड़ों को खोलना स्टार्ट कर देता है, जिससे वांग विंग घबराते हुए कहता है मुझे डर लग रहा है, ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया। वांग जी उसके सच को बटन को ओपन करते हुए कहता है तो मैंने कौन सा किया है, आज तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना, मैंने किसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। इस पे विंग कहता ओह अच्छा ऐसा क्या, तो फिर क्या हम मूवी देखें। तो वांग जी कहता है हाँ ये भी सही है, बॉयज के साथ
ओके। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं, फिर फ़ोन ओपन करते हैं एंड देन हमारा वांग जी ढूँढ-ढूँढ करके एक साइट ओपन करता है एंड देन वहाँ पे वो ये ओ फक कैसे करते हैं लाइक ये वाला वीडियो निकालता है एंड देन विंग अपने फेस पे हाथ रखे हुए था, आँखें चीर करके देख रहा है हाँ करके और कहता है तो ऐसे करना होगा? वांग जी कहता है हाँ, बॉयज़ तो ऐसे ही करते हैं, मुझे ये तो पता था पर ऐसे-ऐसे करते थे ये नहीं पता था, तो मैं इसमें से ट्राई करूँगा ये वाला, वो वाला, वो वाला। विंग कहता है नहीं और वो बहुत ज़ोर से चीखता है। वांग जी हमारा फ़ोन नीचे फेंक देता है और कहता है चलो हम ट्राई करते हैं, इतना बोलकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग हमारा उसको मुक्का दिए जा रहा है भाई, वांग जी हटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वो अपने कोट को उतार देता है, जल्दी-जल्दी शर्ट को खोल के फेंक देता है और फिर थोड़ा पैंट्स को ढीला करता है, फिर विंग को ऊपर आ जाता है और कहता है, "विंग, शांत रहो, मैंने बोला ना, वैसे भी मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर मैं आराम से करूँगा। आई प्रॉमिस, तुम्हें मज़ा आएगा।" फिर उसके शर्ट्स को रिमूव करता है, फिर उसके लिटिल बनी को हाथ से स्क्यूज़ करता है, उसके पैरों को स्ट्रेच करता है, तो विंग हटा ही नहीं रहा था। वांग जी कहता, "विंग, ऐसे कैसे होगा?" फिर उसके हाथ को अपनी एक हैंड से उसके निपल्स को स्क्यूज़ कर रहा होता है एंड देन फिर लुब्रिकेंट्स जेल के हेल्प से, क्योंकि भाई पता था कि ये 2 बॉयज़ का रूम होने वाला है, तो पहले ही होटल वालों ने अरेंज करा हुआ था। फिर उसके हॉल्स के आस-पास लगा कर के उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। इनको बड़ा अजीब लग रहा था जब फर्स्ट फिंगर इन किया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अराउजेशन फ़ील करना स्टार्ट कर देता है एंड वो वापस से उसकी बॉडी हॉट होने लगी थी, हीट अप होने लगी थी और वांग जी उसकी बॉडी को लिक कर रहा था, उसे सक कर रहा था, उसके लिटिल बनी को अपनी माउथ में लेकर अपनी माउथ से उसे एक्सप्लोर कर रहा था सकिंग लाइक्स, जिस वज़ह से विंग थोड़ा-सा शांत तो हो गया था पर 3 फिंगर्स इन करते वो फिर से चीख पड़ता है और वांग जी हमारा उसको मज़े आ रहे थे। फिर वांग जी फिर अपने टिप्स को 1 इंच के आसपास थोड़ा-सा पुश करता है जिससे विंग की आँखों से आँसू आ गए थे और वांग जी उसके आँसू को लिक करते हुए कहता है, "विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं धीरे से करूँगा, वो भी आराम से प्लीज़।" विंग करता है और फिर वांग जी उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो धीरे-धीरे उसके माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था और नीचे से वो हल्का-हल्का अपने लिटिल लॉइन्स को उसके अंदर एंड कर रहा था। जब वो लगभग 4 या 5 इंच अराउंड अंदर चला गया तो विंग को हैवीनेस फ़ील होने लगती है और वो वांग जी को मारते हुए कहता है, "बाहर निकालो।" वांग जी धीरे-धीरे उसे थर्स्टिंग देते हुए कहता है, "विंग, अभी तुम्हें मज़ा आएगा। इसे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट, उसके बाद तुम एडजस्ट कर लोगे विंग।" फिर वो उसके ऊपर थोड़ा-सा और लुब्रिकेंट्स जेल अप्लाई करता है और फिर वापस से उसके माउथ को अब्रुप्टली किस करना स्टार्ट करता है और उसकी बॉडी को स्क्यूज़ करे जा रहा था, अपने हाथ से उसके निपल्स को स्क्यूज़ करे जा रहा था और जिसके बाद विंग के मुँह से थोड़ा-थोड़ा सा साउंड्स निकलना स्टार्ट हो गया था, स्वीट्स मेलोडी मॉर्निंग साउंड्स और उसके बाद वांग जी अपनी मूव्स को फास्ट करता है एंड देन उस कमरे में फकिंग साउंड सेक्सी साउंड्स गूंज रहे थे और वांग जी फाइनली अपने आप को एडजस्ट करा चुका था विंग के अंदर और उसका लिटिल लाइन उसे लगातार कंटिन्यूअसली थर्स्टिंग दिए जा रहा था और विंग बस उसके नीचे मौन कर रहा था। फाइनली वांग जी को विंग मिल चुका था, उसका वो बैड पास्ट हैप्पी पास्ट में बदल गया था, उसका वो तपस्या फाइनली शादी के बाद ख़त्म हो गया था। अपने हॉट रन कंप्लीट करने के बाद विंग जो कि थक के सो चुका था, वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, "मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा उन सब से जो तुम्हें गलत निगाहों के साथ में आँख उठा के देखेगा और मैं उसकी आँखें फोड़ दूँगा। अगर किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तो विंग, क्योंकि मैं तुम्हारा बुली पार्टनर्स हमेशा तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा।" और इतना बोलकर उसके लिप्स को किस करता हुआ अभी भी वो उसके अंदर ही इन किया हुआ था और उसे होल्ड करके वो सो जाता है। तो इसी के साथ ये वन शॉट्स यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? मिलते हैं नए वन शॉट में, जैसा भी लगा मुझे लिख करके कमेंट चाहिए भाई तुम लोगों के और साथ में रेड हार्ट भी, बहुत सारे रेड हार्ट्स, ओके ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।